साथियों, आज की हमारी ये कक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। साथियों, आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम आज यहाँ पर आपके सामने चर्चा करेंगे कि हम एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हम अपने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाएं। साथियों, हम बहुत बार देखते हैं कि हम सारे सिलेबस को कवर किए होते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से किए होते हैं, पर कुछ अंकों से हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, हम आज आपके सामने यही चर्चा करेंगे कि एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हम सही तरीके से अपने प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो आज का विषय होगा वो यही है, क्या है? एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी, यहां पर हम कुछ बातों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि एग्जाम हॉल के दौरान हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान दें, कई बार हम गलतियां करते हैं कि जो है जो प्रमुख चीजें होती हैं उसको लेकर नहीं जाते, मतलब जो सामान जैसे मान लो कि फोटो है, आईडी है, उसको ले जाना भूल जाते हैं। तो हमको यहां पर देखना है कि हमें क्या क्या ले जाना है। ठीक है, पहला पॉइंट हम ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे आहार क्या लें, आहार क्या लें मतलब क्या खा के जाएं। और तीसरा हम देखेंगे समय प्रबंधन, समय प्रबंधन कैसे करें, समय प्रबंधन कैसे करें। और लास्ट में हम देखेंगे प्रश्नों को हल कैसे करें, प्रश्नों को हल कैसे करें। तो इन्हीं 4 बिंदुओं पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ये जो आगे का ग्रुप है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि हमें क्या क्या ले जाना है। तो आप जो है पहली बात तो जब एडमिट कार्ड निकालिएगा तो उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता दे रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, और 2 फोटो और 1 वैलिड आईडी, इतना चीज आपको वहां पर लेकर जाना है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर होता है कि पेन वहां पर मिलता है और कहीं कहीं पर होता है कि पेन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप एक पेन लिए हैं, अगर वो रखवा लेंगे तो रख दीजिएगा, नहीं तो आप वहां पर लेके जाइएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, हम ये किस परीक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, जो आपकी ऑनलाइन मोड में होती है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली प्रकार की हम यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड हो गया, 2 फोटो हो गया, एक वैलिड आईडी हो गया और एक पेन आप ले जा सकते हैं। ठीक, और आहार क्या ले, देखिए यहाँ पर आपको बहुत उलझना नहीं है। आपको जो भी थोड़ा सा अच्छा लगता हो, जो आपको बहुत खाने के बाद परेशान ना करता हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप दही खा के जा सकते हैं, दही चीनी खा के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होती है, हमको थोड़ी बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब वहां पर हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं और सोचने के लिए दिमाग को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो दही चीनी खा के जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो भी थोड़ा बहुत आप एक रोटी ले सकते हैं, कुछ भी आप हल्का भोजन लेके जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप खाली पेट जाते हैं तो भी दिक्कत होती है और भरपेट जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो आप या अपने हिसाब से अपना आहार ले सकते हैं। मैं एक आपसे बहुत उस पर करूंगा, मतलब फोकस करूंगा कि जो है आप जो है 1 बोतल पानी जरूर लेके जाएं। ठीक है, इसका क्या रोल है, इस 1 बोतल पानी का रोल ये होगा कि आप सिप ले लेकर पानी पीते रहिएगा, जिससे आपको ऑक्सीजन भली भांति मिलती रहे। मतलब कि हम जब पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि उस पानी में ऑक्सीजन होता है और हमारे दिमाग को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। अगर हम पानी पीते रहेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बना रहेगा। ठीक है, तो आप जो है उस 3 घंटे के दौरान सिप ले लेकर पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आहार। आप अपने हिसाब से आहार ले सकते हैं और 1 बोतल, छोटी बोतल जो है वो पानी का भी अपने साथ रखिएगा, जिससे आप बीच बीच में उस पानी की बोतल को एक एक घूंट करके पीते रहिएगा। ठीक है, ये 2 बातें हो गई जो कॉमन सी है, जो सबको पता होती है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत चर्चा का विषय नहीं था। हमारा चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है समय प्रबंधन कैसे करें और प्रश्नों को हल कैसे करें। इन्हीं 2 प्रमुख बिंदुओं पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं।
ठीक है, तो यहां पर देखेंगे समय प्रबंधन कैसे करना है। अब आपको पता होगा कि कुल प्रश्न कितने आते हैं बताइए, 150, और समय कितना होता है 180। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे आपके सामने, 180 मिनट आपके पास समय होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अन्य ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं तो वहां हमारा जो 10-15 मिनट होता है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता है, और उसके अलावा हमको गोला काला करने में भी समय देना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ 180 मिनट जो है वो पूरी तरीके से आपका होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम पहले ही करवा लिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है गोला काला करने से भी बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, 180 मिनट जो है वो पूरी तरीके से आपका है। और हम देखते हैं जो एक रेशियो बनेगा वो 150 मिनट में एक प्रश्न करने का अगर रेशियो आप बना के चलेंगे तो जो है आपको थोड़ा सा आपको सुलभता होगी। क्यों सुलभता होगी वो हम आगे बताते हैं। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आते हैं, कहां से? 50 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर के। कहां से आएंगे? फर्स्ट पेपर के। ठीक है, और ये जो 50 प्रश्न होते हैं आपको पता होगा जो फर्स्ट पेपर होता है वो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि जो हमारा मुख्य विषय होता है उसकी तैयारी तो हम अच्छे से कर लेते हैं, और उसकी जो बातें होती हैं वो हमको अच्छे से समझ में भी आती हैं। और ये जो फर्स्ट पेपर होता है वो थोड़ी सी शब्दावलियां उसके टफ होने के कारण हमको एग्जाम में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है आपको फर्स्ट पेपर में थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा, जिससे कि आप इस फर्स्ट पेपर में भी अच्छा मार्क्स कर लें। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ हम 30+ मार्क्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं एग्जाम क्वालिफाई करने के बेहद नजदीक हो जाते हैं। तो 30 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है, सॉरी 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही करना ही करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है कि ये ध्यान देना है कि इस 50 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप यहाँ पर 70 से 80 मिनट का समय ले सकते हैं। कितना? 70 से 80 मिनट का समय ले सकते हैं। 70 उनके लिए है जिनको रीजनिंग मैथ अच्छे से आती है, वो 70 मिनट में अपने कार्य को संपादित कर लेंगे। 80 उनके लिए है जिनकी रीजनिंग मैथ थोड़ी कमजोर है, तो वहां अपने टाइम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये जो बचेगा अगला 100 क्वेश्चन, उसके लिए आप जो है सीधी तरीके से 100 मिनट का समय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा विषय होता है, और इस विषय में हमारी पकड़ अच्छी होती है, तो हम थोड़ा सा कम समय में भी इन प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये रेशियो आप बनाइएगा कि फर्स्ट पेपर में 70 से 80 मिनट का समय आप दीजिएगा, और यहाँ पर क्या है 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप 100 मिनट का समय खर्च कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि इस प्रकार के समय प्रबंधन को आप अपनाइएगा। ठीक, आगे हम आपसे चर्चा करें क्या कि प्रश्नों को हल कैसे करना है। तो हम पहले प्रश्नों को हल करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि आप ये ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जब आप प्रश्नों को करिएगा, आपके सामने 150 प्रश्न होंगे, 50 जो है आपके फर्स्ट पेपर से आएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट पेपर से 50 प्रश्न होंगे, ये फर्स्ट पेपर है आपका। फर्स्ट पेपर में जो 50 प्रश्न आएंगे उसमें से जो बोधगम्यता वाले प्रश्न होते हैं, जो पैराग्राफ वाले प्रश्न होते हैं, उन पर आप विशेष फोकस करने का काम करिएगा। क्यों? क्योंकि वो जो 5 प्रश्न होते हैं वो आपके लिए सॉलिड नंबर लेके बैठे होते हैं। ऐसे ही आपका जो विषय होगा वो भी कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 क्वेश्चन आपको 20 नंबर दे के ही जाएंगे। तो 10 नंबर यहां पर और 20 नंबर वहां पर आपके पूरी तरीके से कंफर्म होते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा सबसे पहले तो आप कोशिश करिएगा कि जो है 46 से 50 तक के प्रश्नों को करिएगा। ये क्या होते हैं? लास्ट में दिए होते हैं पैराग्राफ वाले प्रश्न, जिसको हम लोग बोलते हैं बोधगम्यता वाले प्रश्न। तो आप जब हम पहुंचते हैं एग्जाम हॉल में तो हमारा दिमाग क्या होता है? रिलैक्स स्थिति में होता है, और हम पैराग्राफ को जब भली भांति पढ़ते हैं तो उसकी बातों को अच्छे से समझते हैं और प्रश्न को सॉल्व करने में हमको आसानी होती है। तो आप अगर इन प्रश्नों को किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको सॉलिड नंबर देने का काम करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्नों को करिएगा तो अपने दिमाग को रिलैक्स करने का काम करिएगा। 3 घंटे कहीं ना कहीं अपने मन को स्थिर करने का काम करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं थोड़ा गूढ़ होते हैं और इनको समझने में हमको मतलब ये आसानी से समझ में नहीं आते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसके लिए अपने दिमाग को स्थिर रखिएगा। वैसे ही जब आप बोधगम्यता वाले प्रश्नों को करिएगा तो आप जो है इसके पैराग्राफ को भली भांति पढ़िएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन को करिएगा। ध्यान रहे यहाँ पर क्वेश्चन किसी भी कीमत पर गलत आपके नहीं होने चाहिए, मतलब कि इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको सॉलिड नंबर देने का काम करते हैं। वैसे ही जो 100 प्रश्न सेकेंड पेपर के होंगे वहां भी आपको इस बात का ध्यान देना है।
वहां भी 91 से लेकर 100 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके किससे होंगे, बोधगम्यता से होंगे। ठीक है, तो आप जो है जब आप फर्स्ट पेपर वाले में रहिएगा तो पहले 46 से 50 वाले प्रश्नों को कर लीजिएगा, और जब आप सेकंड पेपर में जाइएगा तो 91 से 100 तक के प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। हालांकि आप चाहे तो एक बार में ही यहाँ के 5 प्रश्न और यहाँ के 10 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोधगम्यता वाले प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन मतलब कि 30 नंबर आपके एकदम सॉलिड होते हैं। ठीक है, बाकी आप जो है अन्य प्रश्नों को इसके बाद करने का काम करिएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पेपर में पहले 46 से 50 और फिर सेकंड पेपर में 91 से 100 तक के बीच के प्रश्नों को करने का काम करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमको प्रश्नों को हल कैसे करना है, क्या रणनीति अपनाएं। ठीक है, कि जिससे हमारा जो प्रश्न है वो सही तरीके से सॉल्व हो सके, क्योंकि हम जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो आता तो हमको बहुत कुछ है, लेकिन हम जो है स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं बनाए रहते हैं प्रश्नों को हल करने की, जिससे हम सही तरीके से अपने प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम प्रश्नों के प्रकार देखेंगे, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रकार के हिसाब से देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, यहाँ मैं क्वेश्चन की चर्चा नहीं करने वाला, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ, सॉरी एक बड़ा सा प्रश्न दिया हुआ है, वहां पर एक लाइन में या 2 लाइन में अपनी बातों को उसने कहा हुआ है, और जब आप प्रश्न को पढ़िए तो प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने का काम करिएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, वो चाह क्या रहा है। जब आप प्रश्न का मोटिव समझ जाएंगे फिर उसके बाद जो है आप अपने ऑप्शन को देखने का काम करिएगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में 4 मोड में रहेगा, मतलब इस मोड में रहता है, ABCD में नहीं रहता है। तो A1 2 3 4 दिया रहेगा, उसके बाद जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन को पढ़ने का काम करिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, भले ही आपको क्वेश्चन आसानी से आ रहा हो तो मतलब भले ही आपको क्वेश्चन आसानी से आ रहा हो, लेकिन जो है आप सारे ऑप्शन को पढ़ने का काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो प्रश्न आते रहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में हम प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्रश्न को गलत नहीं करना है। ठीक है, जब आपको अच्छे से आ रहा है तब भी आप चारों ऑप्शनों को पढ़ने का काम करेंगे। यदि आपको नहीं आ रहा है प्रश्न या संदेहास्पद लग रहा है, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप कि तब आपको ध्यान देना है कि हमको उल्टा चलने का काम करना है। मतलब कि हमको ये देखना है कि हमको उसमें से वो ऑप्शन चुनने हैं जो किसी भी कंडीशन पर नहीं हो सकते हैं। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि अरे इसमें से तो 2-3 ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, ये वाला भी सही लग रहा है, ये वाला भी सही लग रहा है। तब हमारे लिए एक समस्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं जो खासकर एनटीए इसमें बना रहा है, वो प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो आपके पूरे तरीके से समझ पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, और जितना अच्छा आप सोच पा रहे हैं उतना ही अच्छा आप अपने प्रश्न के नजदीक होंगे। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका यही होता है कि आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और ये देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी भी कंडीशन पर ऊपर वाले प्रश्न को फॉलो नहीं करता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कंफर्म कि देखो, जैसे मान लो मैं गेस करता हूँ, मतलब आप बताता हूँ कि जैसे मान लो 4 वाला ऑप्शन किसी भी कंडीशन पर नहीं हो सकता है। मतलब मैंने प्रश्न को पढ़ा और पाया कि जो चौथा ऑप्शन है वो किसी भी कंडीशन पर नहीं हुआ। फिर मैंने देखा अच्छा दूसरा वाला भी नहीं हो सकता है। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन ऐसे बच रहे हैं जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, और हम फिर उसमें देखेंगे कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हमने पाया कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता, जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन होगा। आपको 2 सही लग रहा है, 1 और 3 दोनों ही आपको सही लग रहे थे, लेकिन इसमें से आपने पाया जब आपने एक एलिमिनेट किया, एक हटाने का काम किया, तो वहां आप पाए कि तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके हिसाब से एकदम सही लग रहा है। तो अगर किसी विधि को अपनाएंगे, एलिमिनेट करने की विधि अपनाएंगे, प्रश्न को हटाने की विधि अपनाएंगे, सॉरी ऑप्शन को हटाने की विधि अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा सही होगा। तब आप प्रश्नों को जो गलत करते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं हम 20 से 25 प्रश्न गलत करके चले आते हैं, जहां पर हमको 2 ऑप्शन सही लगता है लेकिन हम उसमें से बेस्ट ऑप्शन नहीं चूज कर पाते हैं, या 3 ऑप्शन सही लगता है तब भी हम बेस्ट ऑप्शन नहीं चूज कर पाते हैं। तो इस स्थिति में आप प्रश्नों को सॉरी ऑप्शन को हटाने का काम करिएगा, और अंत में पाएंगे कि आपका जो अंतिम बचेगा, एक ऑप्शन बचेगा, वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हुआ एक प्रकार का प्रश्न जहां आप सामने प्रश्न दिया हुआ है और उसके आंसर इस मोड में दिए हुए हैं।
ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है और वो पूछ रहा है A B C D E, यहां पर वो कुछ बातें दिया हुआ है, ठीक है। ये बातें उसने लिखी C D, ठीक है। उसने ये प्रश्न लिखा और आपसे कहा कि ये में ये बातें हैं, बी में, सी में, डी में, ई में, और पूछेगा कि कौन सी इसमें बातें हैं जो इस प्रश्न से संबंधित हैं। तो आप वहां देखिएगा और आपका ऑप्शन कैसे होगा, मान लीजिए ए बी, दूसरा ऑप्शन है सी डी, तीसरा ऑप्शन है डी ई ए, ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका सी बी। इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है, वही काम यहां भी करना है जब आप प्रश्नों को पढ़िएगा। हाँ, थोड़ा सा आप नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखिएगा, वो है में पूछ रहा है या नहीं है में पूछ रहा है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे यहां भी करना है आपको। आप प्रश्नों को पढ़ें और फिर देखिए कि जो ये यहां पर बातें कही गई हैं वो क्या हमारे प्रश्न से मैच कर रही नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाली बातें सही है तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर सही का निशान लगा लेंगे। आपको लगता है कि ये वाली बातें भी सही लग रही है तो आप यहाँ सही का निशान लगा लेंगे। आपको लग रहा है सी बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है डी बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो पहले ही इन प्रश्नों में काट लीजिएगा कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये दोनों हो सकते हैं। पहले आप देखिएगा कि कौन कौन सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता है उसको हटा दीजिएगा और जो हो सकता है उसको यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे कि आपका ए और बी सही हो रहा है। तो ए और बी सही हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका पहला ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आप प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व करने में सफल हो पाएंगे। एक प्रकार ये हुआ। अगला हम देखते हैं, आपके सामने प्रश्न किया हुआ रहता है और हमको क्या करना होता है, मिलान वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, मिलान करने वाले प्रश्न। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ ए बी सी डी ऐसे दिए होते हैं, यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं और इधर लिखा हुआ है 1 2 3 और 4। यहां पर आपको क्या करना होता है, सीधे सीधे आपको देखना होता है कि कौन से प्रश्न या कौन से ऑप्शन ए मतलब कि किससे मिलान कर रहा है। ए मान लीजिए 4 से मिलान कर रहा है, बी 1 से मिलान कर रहा है, सी 2 से मिलान कर रहा है, डी 3 से मिलान कर रहा है। तो आप इस तरीके के प्रश्नों को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा जिससे आपको इसमें कठिनाई उत्पन्न ना हो कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। और जो ऑप्शन होते हैं उसकी भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ऑप्शन को हमको कैसे चेक करना है जिससे आपको गलती का सामना ना करना पड़े। ये प्रश्न आपको किसी भी तरीके से गलत ना होने पाए। मतलब यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया होगा और आपको मिलान करना है और फिर नीचे ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4, इस तरीके से नीचे ऑप्शन भी बना के दिया रहेगा, वही आपको चूज करना है। जैसे मान लो कि अगर किसी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, अब मान लीजिए जो हमारा सही हो रहा है वही मैं देख लेता हूँ। एक कौन सही हो रहा है, चौथा सही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम सुधार करेंगे, यहाँ पर ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए का चौथा सही है, बी का पहला सही है, सी का दूसरा सही है और डी का तीसरा सही है। तो हमारे लिए अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो रहा है। हम देख लेंगे कि हमारे ऑप्शन में ये वाला डायग्राम कहां पर बन रहा है कि जहां पर चौथा हो, फिर पहला हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो। जिस प्रश्न में बनेगा, जिस ऑप्शन में रहेगा उसी ऑप्शन को हमको चूज कर लेना है। तो ये हुए आपके मिलान करने वाले प्रश्न। एक और आपका प्रश्न बचता है जो क्या होता है, कथन कारण वाले प्रश्न, है ना। एक तरफ आपके सामने अभी कथन दिया हुआ है और एक तरफ आपके सामने तर्क दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी, यहाँ पर कुछ बातें लिखी रहेंगी। इसको हम नाम देते हैं ए, इसको हम नाम देते हैं आर, ठीक है। और आपके सामने 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें पूछेगा कि ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा ए और आर दोनों
गलत है, सॉरी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। ठीक है, और तीसरा रहेगा ए सही है, आर गलत, और चौथा रहेगा ए और आर दोनों गलत। ठीक है, तो वहां पे आप अच्छे से अपने ऑप्शन को देख लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। आपको देखना यहाँ है ये वाली बातें सही है या नहीं सही है, और ये वाली बातें सही है या नहीं सही है। अगर दोनों सही है तो इसमें बस, अगर दोनों सही है तो हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम देखें कि जो ये आर है वो क्या ए की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यही चेक करना होता है। अगर वो कर रहा है तो आपको ए फर्स्ट ऑप्शन को चुनना है, मतलब इसमें ये वाली बातें कही रहेंगी। अगर नहीं कर रहा है तो आपको ये वाले ऑप्शन को चुनना है, इसमें लिखा रहेगा कि व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर मान लो ए सही है आर गलत तो आप ये ऑप्शन चुन लेंगे, अगर दोनों गलत है तो आप ये ऑप्शन को चुन लेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश इस तरीके से आप करिएगा। ध्यान रखिएगा आपके सामने उस टाइप के प्रश्न जो आते हैं जिसमें ए बी सी डी करके लिखा रहेगा, और फिर नीचे मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिर वहां पर ए बी सी डी ये वाली बातें कही गई हैं, और फिर आपको ऑप्शन में वहां पर चुनना है। ठीक है, कि कौन यहाँ पर ऑप्शन में आपको 1 2 3 और 4 ऑप्शन में चुनना है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना होगा। अब आप देखिए यहाँ से मैं लास्ट में एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा कि जो है कैसे आपको काम करना है। ठीक है, कैसे क्या करना है, मतलब कि जैसे मान लीजिए बहुत लोगों की समस्या ये आती है कि ऑनलाइन चल रहा है, हमको दिक्कत आ रही है कि हम जैसे मान लो ऑफलाइन होता है तो हमने वहां पे टिक कर लिया, वहीं पे सब कुछ कर लिया, और उससे हमारे लिए आसानी हो जाती है, इसमें टाइम टेकिंग हो जाता है। तो जो आपको रफ शीट मिलती है उस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने 1 से लेकर 50 या 1 से लेकर 150 तक के प्रश्न है, तो आप 1 2 3 करके अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। और वहां पर जैसे मैंने कहा एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन, कैसे आपको प्रश्नों को हटाने से, मान लीजिए आप संख्या प्रश्न 1 को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, और आपने पाया, मैं समझाता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, और आपको चेक करना है ए बी सॉरी ऑप्शन आपने 1 2 3 4 आपको एलिमिनेट करना है। तो वहां पे तो आप कट कर नहीं पाएंगे, जैसे मैंने कहा कि कट कर लीजिएगा वहां पे, तो आप तो वहां कट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप क्या होगा, आपकी ये रफ शीट है और वहां पे आप लिख लीजिएगा 1 2 3 4, और वहां पे क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 1, यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखिएगा, अब आप वहां पढ़िएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 होने की संभावना है, 4 होने की संभावना है। फिर आप इन दोनों में चेक करेंगे, नहीं 4 तो नहीं हो सकता है, 3 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो अपने रफ शीट पे ये काम आप करिएगा, तो उससे आपको और आसानी होगी। ऐसे ही आप दूसरा बनाइएगा, फिर वहां चेक करिएगा 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसमें से काटने का प्रश्न, अच्छा 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब आप अपने रफ शीट पे काम करेंगे जल्दी जल्दी, तो वहां भी आपको आसानी होगी अपने प्रश्नों को सॉल्व करने में, एलिमिनेट करने में आसानी होगी। चाहे उस इस तरीके के प्रश्न हो, चाहे वो उस तरीके के प्रश्न हो कि यहाँ पर आपको ABCD करके दिया हुआ है, ABCDE, इसके आगे भी जा सकता है, यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं। तो वैसे ही आप एक पेज में इस तरीके से लिख लीजिएगा कि प्रश्न नंबर 3 में ये वाला प्रश्न आया है और वहाँ ABCD करके बातें कर रहा है कि ए वाला सही है नहीं सही है। वैसे ही अपने रफ शीट में यहाँ पर एक कोने में लिख लीजिएगा ABCDE, आगे F भी है तो F भी लिख लीजिएगा। ए वाली बातें सही हैं, बी वाली बातें नहीं सही हैं, सी वाली सही है, डी वाली नहीं सही है, ई सही है और एफ नहीं सही है। और आप पाएंगे कि आपका ACE ऑप्शन जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिएगा। जब हम रफ शीट पे काम करते हैं, वहां पर एलिमिनेट करने का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको और आसानी हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को नजरअंदाज मत करिएगा कि जो एलिमिनेट करते हैं, जो प्रश्नों को हटाते हैं, जो प्रश्नों को काटने का काम करते हैं, वो हमारे प्रश्न को सही एकदम एग्जैक्ट पहुंचाने के बहुत नजदीक कर देता है। मतलब हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत न्यून हो जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो रफ शीट मिलती है उस पर भी आप काम करने का काम करिएगा। जो भी आपको लगता है आप जल्दी से अपने उस पे रफ शीट पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेट करने का काम करिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 3 घंटे की जो रणनीति होगी उसको आप भी एक बार अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली आपकी क्या स्ट्रेटेजी है उसको भी वहां पर शामिल करते हुए आप अपनी परीक्षा को बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं नेट नहीं, आप JRF क्वालिफाई बिल्कुल करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप सभी जो लोग हैं वो नेट नहीं धीरे धीरे JRF क्वालिफाई करेंगे। आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आएगी। अगर ये क्लास पसंद आती है तो इसको आप आगे भी शेयर करने का काम करिएगा, ठीक है। जो भी आपके सुझाव या अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में भी लिखने का काम करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करिएगा और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करने का भी काम करिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से करने का काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।